गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में राष्ट्र राज्य और राष्ट्र राज्य के संकल्प में टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और इसमें हम राज्य के बारे में बात कर रहे थे। आज हम राज्यों के वर्गीकरण से इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं कि विभिन्न दृष्टिकोणों से राज्यों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें कि अगर हम सबसे पहले देखें राजनीतिक दृष्टि से, तो राजनीतिक दृष्टि से वर्गीकरण की बात करें तो राज्य में जो प्रचलित शासन व्यवस्था होती है उसके आधार पर ये वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले आता है धर्म और राजनीति के संबंध के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण। इस आधार पर धर्मतंत्र राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य दो वर्गों में राज्यों को विभाजित किया जाता है। फिर आता है इसमें दूसरा शासकों की संख्या के आधार पर राज्य। तो शासकों की संख्या उसकी प्रकृति जो है उसके आधार पे, इस आधार पे राज्य को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, तीन प्रकारों में, जिसमें कि राजतंत्र, तानाशाही शासन राज्य या प्रजातांत्रिक राज्य। फिर इसमें आता है तीसरा जो आधार है कार्यपालिका और विधानसभा के संबंध और सिद्धांत के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण। इसमें संसदीय राज्य और अध्यक्षात्मक राज्य, ठीक है, ये दो वर्गों में राज्यों को विभाजित किया जा सकता है। फिर अंतिम है इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत शासन के अधिकारों के विभाजन के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण। इस आधार पर राज्यों को दो वर्गों में बांटा जाता है, एकात्मक राज्य और संघीय राज्य। ठीक है, ये तो बात हुई राजनीतिक दृष्टि से जो राज्यों का वर्गीकरण किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं स्थिति, विस्तार और आकार के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण। स्थिति, आधार और राज्यों के आधार पे स्थिति, विस्तार और आकार के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण जो है, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं स्थिति के आधार पर जो राज्यों का वर्गीकरण किया जाता है उसके बारे में। तो इसमें सामुद्रिक राज्य, महाद्वीपीय राज्य शामिल है, यानी कि कोई राज्य समुद्रिक तट पर स्थित है, समुद्र के किनारे स्थित है, तो वो सामुद्रिक राज्य, और जो राज्य समुद्र तट से दूर हैं वो महाद्वीपीय राज्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि बोलीविया, स्विट्जरलैंड शामिल हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है विस्तार के आधार पर राज्य। विस्तार के आधार पर राज्यों का जो वर्गीकरण है, इसमें अति वृहत राज्य जैसे कि कनाडा, सोवियत संघ, उसके बाद वृहद राज्य जैसे फ्रांस, मैक्सिको, फिर मध्यम आकार के राज्य जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड, उसके बाद छोटे आकार के राज्य जैसे कि नीदरलैंड, श्रीलंका, और अति छोटे राज्य जैसे कि इजराइल, कंबोडिया आदि राज्यों में प्रकारों में विस्तार के आधार पर राज्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट है आकार के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया जाता है लंबाकार राज्य। लंबाकार राज्यों के अंतर्गत जैसे चिली दक्षिणी अमेरिका में, फिर इटली, नॉर्वे, ये जो है ये लंबाकार आकार वाले राज्य हैं। फिर संयुक्त आकार वाले राज्य जैसे कि हंगरी, पोलैंड, बेल्जियम को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर आते हैं विस्फोटक आकार वाले राज्य, इसमें हम म्यांमार, यानी कि जो पहले बर्मा था, म्यांमार, थाईलैंड को शामिल कर सकते हैं। फिर विच्छिन्न आकार राज्य जैसे कि जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया इसमें शामिल है। फिर इसके बाद आते हैं भेदन आकार के राज्य जैसे बसुतोलैंड, यानी दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत जो बसुतोलैंड है वो भेदन आकार राज्य के रूप में है। ठीक है, ये तो बात हुई स्थिति, विस्तार और आकार के आधार पर जो राज्यों का वर्गीकरण है। नेक्स्ट जो फॉल्केनबर्ग हुए हैं, उन्होंने जो राज्यों का वर्गीकरण दिया है वो इस प्रकार है। उन्होंने राज्यों को यौवनावस्था राज्य, सबसे पहला राज्य का जो वर्गीकरण दिया है वो उसे कहा है उन्होंने यौवनावस्था राज्य। ठीक है, जो राज्य यौवनावस्था में है, ये एक नवीन उद्भव वाले राज्य संप्रभुता प्राप्त करने के पश्चात सर्वप्रथम आंतरिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाता है। कोई भी राज्य जो होता है जब वो संप्रभुता प्राप्त करता है तो वो अपने आंतरिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाता है और आंतरिक आवश्यकता को पूर्ण करता है राज्य की। इस अवस्था में क्या होता है कि राज्य का क्षेत्रीय विस्तार की ओर उन्मुख नहीं होता है।
जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो 1776 से लेकर के 1803 तक अफ्रीका के कुछ देश, संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 से 1803 तक, और आज अफ्रीका के जो कुछ देश हैं वो आज इस अवस्था में हैं। फिर है परिपक्व अवस्था वाले राज्य। इस अवस्था में क्या होता है, राज्य का जो प्रयास प्राप्त किए गए क्षेत्र की सुरक्षा करना होता है, यानी कि इस समय राज्य का जो अधिकार क्षेत्र होता है, जितने पे उसका अधिकार होता है, उस क्षेत्र को वो सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है, और साथ ही साथ वो अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता भी प्राप्त करने को महत्व देता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, स्वीडन जो है वो आज परिपक्व अवस्था में है। नेक्स्ट है इसमें वृद्धावस्था वाले राज्य। इस अवस्था में राज्य की जो शक्ति होती है वो क्षीण होने लगती है और राज्य का आंतरिक विखंडन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति के आधार पर वर्गीकरण। राज्य की शक्ति निर्धारक तत्व जो है, इनके आधार शक्ति के आधार पर भी राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कि राज्य की शक्ति कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं? राज्य की कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत, इस्पात उत्पादन, विद्युत उत्पादन, विदेशी व्यापार, सामरिक महत्व के खनिजों का उत्पादन आदि। इन विभिन्न शक्ति निर्धारक तत्वों के आधार पर राज्यों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें कि पहले है प्रथम श्रेणी के शक्तिशाली राज्य, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन सीमित मात्रा में इसमें शामिल है। द्वितीय श्रेणी के शक्तिशाली राज्यों के अंतर्गत शामिल है जर्मनी, फ्रांस, भारत, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जापान आदि। और तीसरा वर्ग है इसमें निर्बल राज्यों का। निर्बल राज्य में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अधिकांश देश जो है वो शामिल है। इस प्रकार हमारा जो राज्य है वो पूरा होता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्र की। राष्ट्र यानी नेशन। तो राष्ट्र को इंग्लिश में नेशन कहा जाता है, और नेशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के नेशिया से हुई है। नेशिया का मतलब होता है जन्म लेना या जाति। ठीक है। तो राज्य एक राजनीतिक इकाई है, जबकि राष्ट्र सामान्यतः सांस्कृतिक विशेषताओं का समूह होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था। तो राज्य मनुष्य और क्षेत्र का संगठनात्मक रूप है, जबकि राष्ट्र जो है उसमें सांस्कृतिक एकत्व और भावना की प्रधानता होती है। एक राष्ट्र का विस्तार एक राज्य की राजनीतिक सीमाओं के बाहर अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। राष्ट्र जो है वो एक सामाजिक इकाई होती है, ठीक है, जो कि एक ही भूखंड में दीर्घकालीन सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया का परिणाम होती है, और दीर्घकाल में भूखंड के विभिन्न भागों के निवासियों में तो क्या होता है कि परस्पर आदान प्रदान की सतत प्रक्रिया से सांस्कृतिक एकता और भाषा की वैचारिक मूल्यबोध में समरूपता का उदय होता है, विकास होता है। तो इस प्रकार वह भूखंड और उसकी समस्त जनता जो है वो एक सामाजिक इकाई, एक सामाजिक समुदाय बन जाती है, जिसके सदस्य जो होते हैं वो अन्य समुदायों को हम बनाम वे यानी कि अपने समुदाय को वो अन्य समुदायों से पृथक और विशिष्ट समुदाय मानते हैं। ठीक है। राष्ट्र की जब उनमें भावना का विकास होता है, तो राष्ट्र एक ऐतिहासिक इकाई है तथा राष्ट्र की भावना मूलतः राष्ट्र के सदस्यों की सांस्कृतिक भागीदारी और उनके समान उद्गम तथा समान वंशानुक्रम के विश्वास पर टिकी हुई होती है। ठीक है। अगर हम राष्ट्र की परिभाषा की बात करें तो लॉन्वी और मैक विलियम्स ने जो परिभाषा दी है राष्ट्र की वो इस प्रकार है: एक राष्ट्र समान संस्कृति, समान चिन्ह, विश्व के संबंध में विशिष्ट दृष्टिकोण से भिन्नता रखता है, और एक राष्ट्र को दूसरे सांस्कृतिक समूह से पृथक करने वाला तत्व व क्षेत्र के प्रति लगाव या भावना होती है। ठीक है। ड्यूच ने कहा कि समय के साथ साथ राष्ट्रीयता और राष्ट्र के विकास को इन्होंने रेखात्मक रूप में व्यक्त किया है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बोला समाज के बाद बनता है समुदाय, फिर जन समुदाय, और फिर राष्ट्रीयता, और अंत में राष्ट्र का उदय होता है। इसमें इन्होंने समाज
को अगर हम बात करें इन सभी तत्वों की, तो समाज में क्या शामिल है कि मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है जिसने मिलजुल कर कार्य करने वाले समूह का निर्माण किया है, और एक समाज का निर्माण जिसमें रहने वाले मनुष्य के रहने, सोचने और कार्य करने के ढंग जो है वो समान होते हैं एक समाज के लोगों का। फिर समुदाय क्या होता है कि यह विभिन्न सूचनाएं, यहाँ पर विभिन्न सूचनाएं प्रभावी ढंग से एक दूसरे के पास पहुंचाता है। समुदाय का काम क्या होता है कि जो सूचनाएं होती है वो उनको प्रभावी ढंग से एक दूसरे के पास पहुंचाता है। मनुष्य मनुष्य जो है यह समाज एवं समुदाय को निर्मित करने वाली इकाई है जो कि संचार प्रणाली को पूर्ण करता है। मनुष्य, समाज और समुदाय परस्पर क्रियाशील होते हैं और अंतर क्रियाओं के अतिरिक्त सामाजिक कृत्यों जैसे कि पारिवारिक संबंध, भाषा, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक और सांस्कृतिक भावना, सामाजिक निष्ठा आदि के द्वारा अनेक समुदाय जो है वो एकीकृत होकर राष्ट्रीयता को विकसित कर अंततः राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जो जॉन स्टुअर्ट मिल हुए हैं, उन्होंने क्या बताया है राष्ट्र के बारे में, अगर हम उसकी बात करें तो उनके अनुसार राष्ट्र की अवधारणा को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि राष्ट्र व्यक्तियों की समष्टि है जो आपस में परस्पर सहानुभूति से जुड़े हैं तथा उनके और अन्य किसी समुदाय के सदस्यों के बीच में ऐसी किसी सहानुभूति का नितांत अभाव है। परिणाम स्वरूप राष्ट्र के सदस्यों में सहकारिता भाव होता है, अतः वे समुदाय के बाहर के लोगों की अपेक्षा परस्पर सहयोग से कार्य करना पसंद करते हैं और उनमें एक ही राज्य व्यवस्था का अंग बने रहने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि अपने देश की शासन व्यवस्था के वे स्वयं कर्णधार हो, उसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप न हो उनके राज्य में। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के सदस्यों में अपनी राष्ट्र के प्रति आस्था किसी बाहरी राष्ट्र की अपेक्षा अधिक बलवती होती है और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव ही राष्ट्रीयता का आधार है और राष्ट्रीयता का सार है। आज के लिए इतना ही, कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।